हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेम्बल के बारे में। मैं पहले आपको बता देना चाहूँगी कि प्रेम्बल जो है वो हम प्रेम्बल को सिंपली एसआई का इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। एन ए परखीवाला के द्वारा कहा गया था कि प्रेम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके पास इंडियन पॉलिटी की बुक है तो यू हैव टू चेक इट। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि प्रेम्बल जो है ये स्टार्ट हुआ कहाँ से। तो अगर आपने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम सुना होगा तो प्रेम्बल जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही स्टार्ट होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट प्रेम्बल को हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी कहते हैं, जो कि ड्राफ्ट किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा। पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिएगा। बाय पंडित नेहरू। जब हम प्रेम्बल के आइडेंटिटी कार्ड पे बात करेंगे तो एन ए परखीवाला ने कहा था कि प्रेम्बल एज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहा गया था एन ए परखीवाला के द्वारा। इट्स एन ए फ्रेंड्स, प्रेम्बल का जनरली मतलब हम लोग इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं या फिर टू बिगिन फॉर भी कह सकते हैं। प्रेम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हम पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जाएंगे तो इसका जो एक इंट्रो पार्ट है वो हमारे इस प्रेम्बल में लिखा हुआ है। जैसे आप इसका सिंपली अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहें तो एक एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक एक स्टूडेंट के आइडेंटिटी कार्ड में उसका नाम होता है, उसके फादर का नाम होता है, उसका रोल नंबर, एड्रेस, फोन नंबर। तो इन सारी चीजों से उस स्टूडेंट का एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो सिमिलरली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन की बात करें तो वो हमारे प्रेम्बल में जो भी चीजें लिखा गया है वो सब के सब क्या करेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन को दिखाता है। प्रेम्बल के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है वो स्टार्ट होता है विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड लास्ट वन दैट इज रिपब्लिक। विद पीपल ऑफ इंडिया कहने का मतलब हुआ हम भारत के लोग, यानी कि इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो हमारे प्रेम्बल है वो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन को शो नहीं करता है, चाहे वो फीमेल और मेल का हो या फिर किसी कम्युनिटी या फिर किसी कास्ट का हो। अगर प्रेम्बल की नेचर की बात करें तो जो मैंने अभी बोला दीज आर द 5 पॉइंट्स दैट इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। दीज आर द 5 पॉइंट्स हु नेचर ऑफ द प्रेम्बल। यू हैव टू मेंशन दिस योर नोट्स कॉपी। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। फ्रेंड्स, अगर आप बैंक एसएससी रेलवे का क्वेश्चन देखेंगे तो बैंक एसएससी रेलवे यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि ये जो 5 वर्ड्स है आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे। यूपीएससी ऑलरेडी यहाँ से सवाल पूछ चुका है तो यूपीएससी नेवर रिपीट द क्वेश्चन। यूपीएससी यहाँ से सवाल नहीं पूछेगा। मैं आपको सारे पॉइंट्स जो है जो नेचर ऑफ द प्रेम्बल है वो सारे पॉइंट्स बारी बारी समझा देती हूँ कि कौन क्या क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। अगर हम सॉवरेन की बात करें, सॉवरेन कहने का मतलब हुआ कि इंडिया जो है वो किसी भी अदर कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि इंडिया विल नॉट डिपेंडेंट इन एनी अदर कंट्री, यानी कि इंडिया जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट नेशन है। मेरा राइटिंग थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट कि सॉवरेन इन द सेंस इंडिया जो है वो किसी अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। और सेकंड इज दैट कि ये किसी पे एक तरह की डोमिनियन नहीं है, नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। इसका कहने का मतलब हुआ
डोमिनियन कहने का मतलब हुआ कि इंडिया का जितना भी जो मैटर होगा, चाहे वो इंटरनल मैटर हो या फिर एक्सटर्नल मैटर हो, इंडिया उसे खुद से ही सॉल्व करेगा। देयर इज नो एनी अदर कंट्री हु इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर ऑफ इंडिया। सो इंटरनल और एक्सटर्नल में इंडिया क्या होगा, इंडिपेंडेंट कंट्री होगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। यही वजह है कि जब जम्मू एंड कश्मीर का जो मुद्दा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देयर इज नो एनी अदर कंट्री हु इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ इंडिया। क्लियर? आई होप आपको सबर्जियन सब समझ में आ गया होगा कि सबर्जियन का मतलब सिंपलिसिटी में अगर हम समझ पाए तो इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन है, इसको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीजों के लिए नहीं, चाहे वो इंडिया का इंटरनल मैटर हो या फिर एक्सटर्नल मैटर हो, इंक्लूडिंग डिफेंस सेक्टर ऑल्सो। मतलब डिफेंस सेक्टर में भी इंडिया कौन सा क्या काम करेगा, कैसे करेगा, वो इंडिया खुद से ही डिसाइड करेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, our next topic is socialist। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखेंगे कि जो सोशलिस्ट जो वर्ड है ये हमारे प्रेम्बल में स्टार्टिंग से नहीं था, ये ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। उस टाइम पे इंदिरा गांधी का सरकार था। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। सोशलिस्ट का मतलब होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। आई होप आपको डेमोक्रेसी का मतलब पता होगा। मैंने अपना प्रीवियस वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डेमोक्रेसी का शब्द को क्लियर किया था। डेमोक्रेसी कहने का मतलब हुआ कि वो जनता के द्वारा और जनता के लिए और जनता से ही वो आते हैं। सो यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक का शब्द का है, इसका मतलब हुआ कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है, यानी चाहे वो सरकार किसी की भी हो, जो गवर्नमेंट है हमारी वो क्या करेगी, पॉवर्टी को खत्म करेगी। द नेक्स्ट वन इज इग्नोरेंस को खत्म करेगी एंड डिजीज को खत्म करेगी। जैसे कि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो ये भी क्या है, हमारा सोशलिस्ट का ही पार्ट है। और हमारे इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत है, तो यहाँ पे हमारे प्रेम्बल का जो सोशलिस्ट पार्ट है उसी में लिखा हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है यानी कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो क्या करेगी, इनइक्वालिटी को भी खत्म करेगी। दिस आर द 4 पॉइंट्स व्हिच इज मेंशन इन आवर बुक, कि ये जो 4 पॉइंट्स है, इन सारे 4 पॉइंट्स को क्या करेगी, हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो क्या करेगी, उसको खत्म करेगी। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट, आपको याद होगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1991 में आया था। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1991 में आया था, इसमें 3 वर्ड को ऐड किया गया था, दैट इज प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड देन वन मोर थिंग इज दैट ग्लोबलाइजेशन। सो privatization, globalization, and the last one is that liberalization. So these are the points of related to socialist। मैं आपको एक सोशलिस्ट का एक समरी बता देती हूँ कि सोशलिस्ट वर्ड जो है वो हमारे प्रेम्बल में स्टार्टिंग से नहीं है, ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया है ड्यू टू इंदिरा गांधी। सोशलिस्ट है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को दर्शाता है, ये किसी भी प्रकार का ये कम्युनिस्ट को नहीं दर्शाता है। और इसमें जो है ये जो सोशलिस्ट है ये गांधीयन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, गांधीयन प्रिंसिपल प्लस जवाहरलाल नेहरू। सो हम इसको सिंप्लिसिटी में डीपीएसपी का पार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे डीपीएसपी में भी क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल का वर्क दिया गया है। सो जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसका काम है इन पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड द इनइक्वालिटी। फ्रेंड्स, ये जो है इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे बात किया जा रहा है, वेजेस पे बात नहीं किया जा रहा है, यानी कि किसी का अगर मंथली सैलरी कितना है तो किसी का मतलब वेरी कर सकता है, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है कि जितने भी लोग हैं हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी।
उसके बाद लास्ट वन इज दैट, यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया था 1991 में, उसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, दैट इज प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड द लिबरलाइजेशन। ये 3 वर्ड जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1991 में जो आया था उसके द्वारा एड ऑन किया गया था सोशलिस्ट के अंदर। सो आई होप आपको सोशलिस्ट समझ में आ गया होगा एंड गो थ्रू द नेक्स्ट टॉपिक। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है सेकुलर, ये वर्ड भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही लिया गया है। एक्चुअली 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 3 वर्ड को लिया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड द लास्ट वन इज इंटीग्रिटी। सो इंटीग्रिटी पार्ट पे हम लोग लास्ट में आते हैं। सो सेकुलर को भी कब से लिया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। बट जब ये अमेंडमेंट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस वर्ड को प्रेम्बल के अंदर मानने से इनकार कर रहा था। क्यों इनकार कर रहा था, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट डिनाइड टू एक्सेप्ट दिस वर्ड्स। एक्चुअली हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, दैट इज आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में ये लिखा गया है कि जितने भी कम्युनिटीज के लोग हैं वो सबके सब अपने रिलीजन के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। सो आर्टिकल जो है हमारा 25 से 28 ये कहता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेकिन अगर हम सेकुलर वर्ड पे जाएंगे तो सेकुलर वर्ड का ही मतलब होता है कि देयर इज नो एनी रिलीजन। सेकुलर मतलब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं एकदम सेकुलर विचार का हूं, इसका मतलब उसको किसी भी रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग ही नहीं करता है। बट अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक के बीच में ये लिखा हुआ है कि चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हमारे पास रिलीजन को, किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट करने का पूरा फ्रीडम हमारे फंडामेंटल राइट में दिया गया है। तो इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वर्ड को मानने से इनकार कर रहा था। बट लास्टली क्या हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेकुलर का जो वर्ड है इसका पॉजिटिव मीनिंग लिया गया है। पॉजिटिव मीनिंग कैसे लिया गया है मैं आपको समझाना चाहूंगी कि पॉजिटिव मीनिंग कहने का मतलब कि इंडिया में क्या है कि बहुत सारी ही रिलीजन है, मतलब डाइवर्सिटीज हैं। तो डाइवर्सिटीज कहने का मतलब अगर हम जितने भी रिलीजन है तो यहाँ पे जो पॉजिटिव मीनिंग है, पॉजिटिव मीनिंग कहने का मतलब हुआ कि सारे रिलीजन को हम इक्वल स्टेटस देंगे, इक्वल रिस्पेक्ट देंगे और साथ में इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देंगे। आई जस्ट मेंशन दिस पॉइंट्स। सेकुलर का जो वर्ड है उसमें क्या किया गया है, इक्वल रिलीजन होगा, इक्वल रिलीजन टू गिव रिस्पेक्ट, यानी कि रिलीजन चाहे जो भी हो हर किसी को क्या होगा, इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाएगा। सो आई होप कि आपको सेकुलर का पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि सेकुलर जो वर्ड है ये आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। और सेकुलर का मतलब हुआ कि मतलब सुप्रीम कोर्ट स्टार्टिंग में इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बट एट द लास्ट में सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट में ऐसा दलील दिया गया था कि इंडिया में जितने भी रिलीजन है हर किसी को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाएगा, इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो गया कि सेकुलर वर्ड जो है वो हमारे प्रेम्बल में एड ऑन हो गया, इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल रिलीजन। सो आई होप आपको ये सेकुलर समझ में आ गया होगा। And the last list and the fourth one is democratic. फ्रेंड्स, डेमोक्रेटिक कहने का मतलब है, डेमोक्रेटिक जो होता है वो जनरली 2 प्रकार का होता है। एक होता है
है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो वो हमारे कंट्री में नहीं है। डायरेक्ट कहने का मतलब जहाँ पे मोनार्की सिस्टम हो या फिर डिक्टेटरशिप कायम हो, जस्ट लाइक इंग्लैंड। सो हम इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में जो है वो इनडायरेक्ट है, तो इंडिया का ही हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। बट इस इनडायरेक्ट इलेक्शंस में भी दो टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो द बेस्ट एग्जांपल इज यूएसए। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, that is India, and the presidential form of government that is USA। क्लियर? तो डेमोक्रेटिक जो होता है वो दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बट डायरेक्ट जो है वो मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप कायम करती है, जस्ट लाइक जेनेटिक इक्वालिटी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मतलब ये सुपर 30 वाला डायलॉग यहाँ पे नहीं चलेगा। और अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो ये भी दो टाइप से होते हैं, दैट इज पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो हमारे इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आई होप आपको डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो क्लियर हो गया होगा। And the next is फ्रेंड्स, रिपब्लिक में ज्यादा कुछ नहीं है। रिपब्लिक में बस इतना ही है कि जो हेड ऑफ द नेशन होता है वो इलेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। सो इसका भी एग्जांपल हम यूएसए या फिर इंडिया ले सकते हैं। सो हेड इलेक्टेड by the direct or indirect election। इसका भी बेस्ट एग्जांपल इंडिया और यूएसए ही होगा। सो यहाँ पे जो है हमारे प्रेम्बल का जो नेचर है, यानी कि नेचर ऑफ द प्रेम्बल जो है वो खत्म हो गया है। नेचर ऑफ द प्रेम्बल यानी कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड द रिपब्लिक। आई होप आपको ये 5 जो वर्ड्स थे वो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। एंड अब जब हम प्रेम्बल को जब हम आगे की ओर लेके जाएंगे तो प्रेम्बल का अब हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। मैं आपको एक सिंपली ओवरव्यू दे देती हूँ, दैट इज नेचर ऑफ द प्रेम्बल। द फर्स्ट वन इज सॉवरेनिटी, वो मैंने ऑलरेडी मतलब सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, दिस 5 वर्ड्स आई ऑलरेडी क्लैरिफाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेम्बल में ओनली 4 पॉइंट्स हैं, दैट इज जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड द फ्रेटर्निटी। सो मैं आपको बारी बारी से सारे पॉइंट समझाने की कोशिश करती हूँ। सो फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेम्बल। इसका जो वर्ड है, द फर्स्ट वन इज जस्टिस। अगर आप किसी भी इंडियन पॉलिटी का बुक खोल के देखेंगे तो उसमें जस्टिस के साथ साथ देयर इज 3 वर्ड जो है वहां पे क्या किया गया है, मेंशन किया गया है, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड द लास्ट इज पॉलिटिकल। मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देती हूँ कि ये जो जस्टिस जो वर्ड है ये लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन से, जो कि हुआ था 1917 में। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पॉइंट आउट या फिर स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। सो लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन से इन 1917। सो मैं आपको इन 3 वर्ड्स का मतलब बता देती हूँ कि अगर जस्टिस की हम बात करें तो देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, कलर, रिलीजन। सो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैं ये पॉइंट भी मेंशन कर देती हूँ, देयर इज नो एनी discrimination on the basis of race, color, sex, caste or a religion।
सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ पे रेस, कलर, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, इन सारे का मतलब ये है कि ये जितने भी लोग हैं जो इन सारे लोगों से बिलोंग करते हैं वो सबके सबके साथ सोशल में, इकोनॉमिक में या पॉलिटिकल में किसी भी प्रकार से मतलब इनइक्वालिटी वाला भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, हर किसी को इक्वल स्टेटस भी दिया जाएगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दिया जाएगा। इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि जो जस्टिस जो वर्ड है जो कि हमारे प्रेम्बल में एड ऑन किया गया था वो लिया गया था रशियन रेवोल्यूशन इन 1917 से। आपको पता होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बोरोइंग है, मतलब जितने भी पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं इधर से उधर से बस इसको मतलब कलेक्ट करके एक बुक के तौर पे लिया गया है। ये जो जस्टिस वर्ड है ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। एंड द सेकंड इज लिबर्टी। आपको पता होगा कि जो लिबर्टी वर्ड है ये वाला जो वर्ड है ये भी हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही कैरी किया गया है। लिबर्टी कहने का मतलब होता है आजादी, यानी कि आपको किसी भी काम को करने के लिए आपको फ्रीडम दिया। बिलीव, थॉट, फेथ एंड वर्शिप। So these are the point who mention in our framework, यानी कि लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे पास किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने का लिबर्टी है, बिलीव, थॉट, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो लिबर्टी जो वर्ड है ये लिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो हुआ था 1789 में। एक्चुअली लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, these three words who were from फ्रेंच रेवोल्यूशन in 1789। मैं इसे भी मेंशन कर दे रही हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में और इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड्स को कैरी किया गया है। दैट इज फर्स्ट वन इज लिबर्टी एंड द सेकंड इज इक्वालिटी एंड द लास्ट इज फ्रेटर्निटी। आई होप आपको ये लिबर्टी वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड द नेक्स्ट इज इक्वालिटी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज आवर इक्वालिटी। ये जो वर्ड है ये भी कैरी किया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। मैं आपको पहले ही बता चुकी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, बोथ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो ये हमारे फंडामेंटल राइट में भी दिया हुआ है फ्रॉम द आर्टिकल 14 टू 18। सो आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेक्स, रेस। बुक पॉइंट में आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि मतलब किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में आपको समझा देती हूँ कि आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है कि यहाँ भी मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई फीमेल है तो उनको कम वेजेस दिया जाएगा और अगर कोई मेल है तो उनको ज्यादा वेजेस दिया जाएगा। ऑल्दो कई कंपनीज में ऐसा किया जा रहा है बट जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ है। एंड द आर्टिकल 17 इज एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत का भेदभाव है वो आर्टिकल 17 में दिया गया है। और आर्टिकल 18 जो है वो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है। टाइटल्स इन द सेंस, मान लीजिए किसी को सर का उपाधि दिया गया हो या फिर किसी का अपना खुद का एक टाइटल हो। सो आर्टिकल 18 कहता है कि आप किसी भी प्रकार की टाइटल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ताकि उनको क्या मिले, इक्वालिटी मिले, यानी इक्वल स्टेटस मिल सके। जस्ट लाइक मतलब अगर किसी के पास अगर कोई टाइटल रहेगा तो उसका नाम जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया, आर्टिकल 18 में एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स दिया गया है कि ताकि वहां पे क्या हो, इक्वालिटी को शो किया जाए। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेम्बल में 3 वर्ड्स हो चुके हैं एंड द लास्ट वन इज फ्रेटर्निटी। सो वेट फॉर 2 मिनट्स, आई जस्ट सॉल्व इट। लास्ट टॉपिक है दैट इज फ्रेटर्निटी। ये जो फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी कहने का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। सेंस ऑफ ब्रदरहुड इन द सेंस जितने भी हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो सबके सब क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ भाईचारा वाला व्यवहार करेंगे।
और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं सिंगल सिटीजनशिप, क्योंकि हमारे जो कंट्री है इंडिया वहां पे क्या सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये सिंगल सिटीजनशिप क्या दर्शाता है, ब्रदरहुड को दर्शाएगा। अगर आप अनदर एग्जांपल लेना चाहें तो आर्टिकल जो 51A है, मतलब जो आर्टिकल 51A है, आर्टिकल 51A में ये लिखा हुआ है कि जितने भी इंडिया के जो पीपल लोग हैं वो सब के सब क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ हार्मोनी के साथ रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पीस को भी कायम करेंगे। आई होप आपको फ्रेटर्निटी समझ में आ गया होगा। फ्रेटर्निटी कहने का मतलब ये क्या करेगा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड को दर्शाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, अगर हम फ्रेटर्निटी को अच्छे से समझना चाहें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका सिंगल सिटीजनशिप। एंड द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 51A में ऐसा लिखा हुआ है कि जितने भी लोग हैं इंडिया के वो सब के सब क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ पीस और हार्मोनी के साथ रहेंगे। मैं आपको कुछ अदर एग्जांपल भी बता देती हूँ। अगर आप प्रेम्बल को जो आप नोटिस करेंगे तो इसमें दो वर्ड दिया गया है, दैट इज द फर्स्ट इज डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, dignity of individual and the unity and integrity of the nation, unity and integrity of the nation। फ्रेंड्स मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ, ये जो वर्ड है आपका इंटीग्रिटी, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया था। सो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल कहने का मतलब कि कोई सिंगल पर्सन भी हो, इंडिविजुअल मतलब अपना खुद का, या फिर कोई भी अगर सिंगल पर्सन हो तो उसका भी डिग्निटी को हार नहीं करना है, ऐसा है इस फ्रेटर्निटी में लिखा हुआ है। यानी कि ये सारे जो टॉपिक्स है वो हमारे क्या है, प्रेम्बल के पार्ट है। सो जो प्रेम्बल का जो टॉपिक है हमारा, यानी कि जो प्रेम्बल जो मैंने आपको बताया, इट इज नेचर ऑफ द प्रेम्बल, देयर इज अ 5 पॉइंट सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड द रिपब्लिक। और ये जो हमने अभी पढ़ा दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेम्बल। ऑब्जेक्टिव में क्या था, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड द लास्ट वन इज फ्रेटर्निटी। अब मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि प्रेम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। यानी कि प्रेम्बल के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं और किस बेसिस पे आते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। सो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि प्रेम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। इसको समझने के लिए आपको दो केस समझना होगा। द फर्स्ट वन इज बेरुवारी केस, जो कि 1960 में हुआ था, जो कि यूनियन के साथ में था। बेरुवारी यूनियन केस 1960। अगर हम बेरुवारी यूनियन केस 1960 की बात करें तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि बेरुवारी केस में, यानी कि 1960 तक में प्रेम्बल जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर कोई स्टेट पीसीएस का हो या फिर अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1960 से पहले प्रेम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था कि नहीं। तो ये वाला पॉइंट पे आप मेंशन कर लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, द सेकंड वन इज केशवानंद भारती केस, जो कि स्टेट ऑफ केरला के साथ हुआ था। केशवानंद भारती केस ये हुआ था 1973 में। तो केशवानंद भारती केस जो हुआ था, इनका जो केस था, केशवानंद भारती केस में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऐसा कहा कि जो प्रेम्बल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रेम्बल को क्या कहा गया था, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, किसको, प्रेम्बल को। और यही केशवानंद भारती केस से क्या हुआ, 1973 में प्रेम्बल जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया, एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, एक मूल ढांचा बन गया। सो अगर कोई आपसे पूछे कि प्रेम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कब बना, तो 1973 के बाद बना। कौन से केस से बना, तो दैट इज द केशवानंद भारती केस। अगर कोई आपसे अभी पूछे कि प्रेम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, तो जी हाँ, अभी प्रेम्बल जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट एट दैट टाइम प्रेम्बल जो था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था।
सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर प्रेम्बल के रिगार्डिंग कोई डाउट है, एनी क्वेरी है, आदर इट इज नेचर ऑफ द प्रेम्बल या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेम्बल या फिर प्रेम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, या फिर रिगार्डिंग एनी टाइप्स ऑफ अ क्वेश्चन, सो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर थिंग इज दैट अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।